स्टार्टिंग में जब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो देखती हूँ कि सब्जेक्ट्स बिल्कुल ही अलग हैं जो मैंने पढ़े हैं और बहुत दिक्कत भी हुई। 2019 में मैं अपना सेकंड अटेम्प्ट लिखती हूँ और फिर से मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। 2 साल जा चुके हैं, जो पहले की पढ़ाई थी उसको भी मैं काफ़ी भूलने लगी थी। आगे बढ़ने के लिए रास्ता तो था बट मोटिवेशन नहीं थी। कभी कभी परीक्षा और प्रतीक्षा दोनों ही लंबी हो जाती हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, कभी भी खुद पर गिव अप ना कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम नीति अग्रवाल है और मैंने इस साल यूपीएससी एग्जामिनेशन में रैंक 383 हासिल किया है और ये मेरा 6th एंड लास्ट अटैम्प्ट था। इससे पहले भी मैंने अपने 3rd अटैम्प्ट में इंटरव्यू स्टेज पर पहुंची थी बट फाइनल सिलेक्शन 1 मार्क्स से रह गया था। तो ये मेरी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैं ऋषिकेश से बिलोंग करती हूँ, मेरी स्कूलिंग भी ऋषिकेश से ही हुई है। क्लास 7 तक मैंने एक स्कूल में पढ़ाई करी, उसके बाद क्लास 8 से 12th मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया और जो मेरी पढ़ाई रही है वो पूरी आईसीएसई माध्यम से रही है। इंग्लिश मीडियम मेरा बोर्ड था और स्टार्टिंग में जब मैं करियर का डिसाइड कर रही थी तो मुझे लगा कि मेरे लिए मेडिकल फील्ड काफ़ी अच्छा रहेगा और यही सोच के मैंने क्लास 11th में बायोलॉजी ली थी। और जैसे कि बाकी लोग करते हैं, मैंने भी प्रिपरेशन और एंट्रेंस के लिए बहुत सारे एग्जामिनेशंस दिए। क्लास 12th के बाद मैंने 1 साल के लिए मेडिकल की कोचिंग भी ली और उसके बाद फिर 3 अटेम्प्ट्स मेडिकल के एग्जामिनेशन के लिए भी दिए। उनमें सिलेक्शन ना होने के कारण मैं काफ़ी हताश भी हुई, पर फॉर्चुनेटली मेरे पास एक मौका था कि मैं बैचलर इन फिजियोथेरेपी भी कर रही थी, तो मेरी पढ़ाई भी जारी रही और मेरे सपने को पूरा करने का प्रयास भी चलता रहा। जैसे ही फिर 2017 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, मैं खुद को फिर एक दौराहे पे महसूस करती हूँ, देखती हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। या तो फिजियोथेरेपी में ही कंटिन्यू करना है या फिर मैं कोई किसी दूसरे सब्जेक्ट में पीजी करके जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स में भी आगे बढ़ सकती थी। लेकिन फिर मुझे मेरे माता पिता ने समझाया और मुझे खुद भी एक अंदर से इच्छा जागी कि क्यों ना यूपीएससी के लिए ट्राई किया जाए। क्योंकि अगर हम यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं तो डाइवर्स सब्जेक्ट्स की नॉलेज के साथ साथ अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है और हमारी डिज़ायर्ड सर्विस हमें मिलती है तो हम सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को छू सकते हैं। और यही एक कारण था कि जिसकी वजह से मैंने यूपीएससी में आने का सोचा। स्टार्टिंग में जब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो देखती हूँ कि सब्जेक्ट्स बिल्कुल ही अलग हैं जो मैंने पढ़े हैं और बहुत दिक्कत भी हुई। 2018 में जब अपना पहला प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद यही सोचा कि क्या इसमें आगे बढ़ना ठीक रहेगा या फिर जिस रास्ते पे मैं पहले चल रही थी वही ठीक रहेगा। उसके बाद फिर 2019 में मैं अपना सेकंड अटेम्प्ट लिखती हूँ और फिर से मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। उस टाइम पर सबसे ज़्यादा बड़ा डिसाइडिंग मोमेंट था, क्योंकि 2 साल जा चुके हैं, जो पहले की पढ़ाई थी उसको भी मैं काफ़ी भूलने लगी थी। आगे बढ़ने के लिए रास्ता तो था बट मोटिवेशन नहीं थी, क्योंकि 2 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। उससे पहले भी बहुत सारे फेलियर्स का सामना कर चुकी थी। एक बार तो बल्कि ये भी सोचा कि क्यों ना पढ़ाई से ही ब्रेक ले लिया जाए, शायद पढ़ाई मेरे लिए है ही नहीं सही, या फिर जो मैं एफ़र्ट्स डाल रही हूँ शायद उसका कभी मुझे फल मिलेगा ही नहीं। बट फिर मैंने थोड़ी देर अपने साथ बैठी, देखा, खुद को एनालाइज़ किया, सोचा कि नहीं, पढ़ाई तो कर सकती हूँ, बस थोड़ा सा तरीके बदलने हैं, खुद को हिम्मत देनी है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। जैसे ही फिर 2020 में पहुंचती हूँ, देखती हूँ कि फिर कोविड आ गया है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो 4 मंथ्स डिले हो गया है। और उसके बाद मैंने अपना 3rd अटैम्प्ट दिया 2020 में, जिसमें सफलता मुझे मिली और मैंने इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू का रिज़ल्ट और उसके जो इंटरव्यूज़ और इंटरव्यू के रिज़ल्ट में 6 महीने का लैग आ गया, क्योंकि कोविड आ गया था। और जैसे ही फाइनल रिज़ल्ट आता है मैं अपना नाम उसमें नहीं पाती हूँ। बहुत ज़्यादा हताश हुई, पर सोचा कोई बात नहीं, 3 अटेम्प्ट्स हो गए हैं बट मैं इंटरव्यू तक पहुंची हूँ, लेकिन आगे की भी जर्नी मेरी अभी काफ़ी बाकी है। और भले ही मुझे मंजिल नहीं मिली है तो क्या हुआ, मेरा रास्ता काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। 2 महीने बाद यूपीएससी एक रिज़र्व लिस्ट जारी करती है, जिसमें उसके कुछ मार्क्स से जो रहे हुए कैंडिडेट्स हैं वो उनको चयन करती है। वो लिस्ट आती है 31 दिसंबर को और मैं ये देखती हूँ कि मेरा उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो भी 1 मार्क से। तो 4 अटेम्प्ट्स जा चुके हैं। जो 4th अटेम्प्ट में प्रीलिम्स दिया था वो भी क्लियर नहीं हुआ है और 3rd अटेम्प्ट जो था जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ पर मैं 1 मार्क से रह गई हूँ। तो वो जो टाइम था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मंजिल के इतनी पास आके पीछे जाना, तो या तो शायद भगवान नहीं चाहते हैं कि मैं सर्विस में जाऊँ या फिर मेरी ही तरफ से कोई कमी रह गई है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ खुद को उठाना, खुद को समझाना। पर फिर से मैंने खुद को समझाया, खुद को अपने आप को हिम्मत दी। मेरे परिवारजनों ने, मेरे फ्रेंड्स ने और आसपास जितने भी लोग थे, सब ने यही बोला कि तुम जब यहाँ तक आ सकते हो तो और हिम्मत करो, आगे बढ़ो। आगे चलती हूँ 2022 में। उसके बाद फिर से यही हुआ,
मेरा फिफ्थ अटैम्प्ट था प्रीलिम्स का और मेरा फिर से प्रीलिम्स नहीं हुआ। उसके बाद तो जैसे ज़िंदगी रुक सी ही गई। यही सोचा कि शायद यूपीएससी मेरे लिए है ही नहीं, पहले भी जो हुआ है शायद वो तुक्के से ही हो गया है या फिर कुछ भगवान की रचना थी जो हुआ है, लेकिन अब मैं फिर से इसमें नहीं आ पाऊँगी क्योंकि 5 अटैम्प्ट्स जा चुके थे, 5 साल खो चुकी थी मैं। पहले की पढ़ाई भी आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी क्योंकि काफ़ी कुछ भूलने लगी थी पहले का भी, तो आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि आगे बढ़ना शायद तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन पीछे देखना तो इम्पॉसिबल है। तो ठीक है, जितनी भी हिम्मत बची है, जितना भी तुमने किया है, उसको लेके आगे बढ़ो। और उसके बाद मैंने फिर 2023 में अपना 6th एंड लास्ट अटैम्प्ट दिया, जिसमें मुझे प्रीलिम्स में भी सफलता हासिल हुई। मैंने इंटरव्यू दिया और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं अपनी जर्नी से सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मैंने एक जगह एक बात सुनी थी कि कभी कभी परीक्षा और प्रतीक्षा दोनों ही लंबी हो जाती हैं। तो मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ। बहुत सारी परीक्षाएं दी, बहुत बार परीक्षाएं ली भगवान ने, लेकिन अल्टीमेटली उस प्रतीक्षा का जो फल था वो मुझे मीठा मिला। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं छोटे शहरों के, वो सोचते हैं कि हमें सपने देखने का हक ही नहीं है, हम सपने देख तो लेंगे लेकिन हमारे सपने पूरे हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लाखों के हिसाब से बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर करते हैं, लेकिन कुछ ही उसमें अपनी जगह बना पाते हैं। तो ये चैलेंजेस मेरे साथ भी थे। मैं भी बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहती थी, सोचती थी कि शायद मेरा कभी हो ही नहीं पाएगा। और जैसे आज मैं जोश टॉक्स में खड़ी हूँ, ऐसे ही मैंने बहुत सारे लोगों का भी वीडियो देखा था, बट कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भी यहाँ पर कभी आकर ये अपनी सारी जर्नी बता पाऊँगी, अपने जो अनुभव है वो शेयर कर पाऊँगी। तो एक बात जो मैं टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के लोग हैं उनसे कहना चाहूँगी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से शहर से हैं, कौन से गाँव से हैं। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना पड़ता है कि आपके अंदर अपने सपनों को पूरा करने की आग कितनी है, आप अपने सपने कितनी सीरियसली देख सकते हैं, आप दूसरे लोगों को जो आपको कह रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे उनकी बात को कैसे अनसुना कर सकते हैं। बहुत साल पहले एक बात सुनी थी कि बाहर का शोर तो हमेशा रहेगा ही, आपकी जो जर्नी है, आपकी जो डेस्टिनेशन है, वो आपके जो अंदर का शोर है वही डिसाइड करेगा। तो इसलिए बाहर के शोर को ठीक है आप सुनिए, आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि बड़े लोग हमारे कहते हैं कि सुनो सबकी लेकिन करो मन की। तो इसलिए सबकी सुनिए, लेकिन अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम लेकर ही आगे बढ़िए। और कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझिए क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो यूनिक है। अगर आप किसी छोटे शहर से हैं या फिर किसी ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है, तो ठीक है, आपको शायद थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, औरों से कहीं ज़्यादा गुना मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, वो आपकी जर्नी है, वो आपको कुछ ज़्यादा सिखाएगी। और अल्टीमेटली अगर आप सफल होते हैं और होंगे भी, क्योंकि आपके अंदर अपने सपने पूरे करने की आग है, तो इसलिए आप हमेशा उस सपने को अपने साथ लेके चलिए। जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे को पैदा करती है और उसके बाद फिर उसको बड़ा करती है, पूरा उसका ध्यान रखती है, वैसे ही आप अपने सपने को जन्म दीजिए, उसे हमेशा सींचते रहिए। जैसे पौधा होता है, जब हम उसे बीज लगाते हैं किसी भी मिट्टी में, तो हम देखते हैं कि कैसे वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। हम बार बार उसको चेक करने नहीं जाते हैं कि वो कितना बड़ा हुआ, कितना पनपा। तो ऐसे ही आप अपने सपने पे निरंतर काम करते रहिए, बार बार सेल्फ डाउट में मत आइए कि हाँ हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। अपने आप को एनालाइज करना ज़रूरी है, अपनी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करना ज़रूरी है, लेकिन कभी भी खुद पे डाउट मत कीजिए। एक अनबायस्ड व्यू लेकर आगे चलिए, अपने आप को हमेशा बेहतर करते रहिए। जो भी आपके छोटे छोटे गोल्स हैं उन्हें सेट कीजिए, डेली बेसिस पे अपनी जो विन्स हैं उन्हें सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि यूपीएससी या फिर बाकी एग्जामिनेशंस के साथ मैंने ये देखा है कि जर्नी बहुत लंबी होती है। हम जो आज बीज लगा रहे हैं उसका फल हमें बहुत सालों बाद मिलेगा, और कभी कभी जो हम चाहते हैं वो मिलेगा भी नहीं। तो उस बड़े मौके का इंतज़ार करने की बजाय आप जो रोज़ के हिसाब से जो आपने एक बीज लगाया है उसको धीरे धीरे बड़ा होता देखिए कि वो कैसे काम कर रहा है, लेकिन उस बड़े फल का इंतज़ार के चक्कर में छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं उन्हें सेलिब्रेट करना ना भूलें। जो मैंने अपनी जर्नी से सीखा है और जितने भी फेलियर्स देखे हैं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल जो टाइम रहता था या कह लूँ जो फेज़ रहता था वो प्रीलिम्स रहता था। मैंने 4 बार प्रीलिम्स को फ़ेल किया है, तो मैं समझ सकती हूँ कि जब प्रीलिम्स नहीं होता है हमारा खुद पर से विश्वास उठ जाता है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें पूरा 1 साल के लिए फिर से वेट करना पड़ेगा। तो उस टाइम पर मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि मैं कैसे अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करूँ, कैसे अभी मेंस के लिए पढूँ या प्रीलिम्स के लिए पढूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है और स्टार्टिंग में मेरी भी यही कंडीशन थी कि मैं सोचती थी कि मेंस के लिए क्यों ही पढ़ना, जब प्रीलिम्स तो क्लियर हुआ ही नहीं है अभी तक, तो मेंस के लिए पढ़ने के लिए कोई मोटिवेशन भी नहीं आता था और कुछ भी समझ भी नहीं आता था कि मेंस
कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि प्रीलिम्स एक बार क्लियर हो तब उसके बाद आपके दिमाग में क्लैरिटी आए। लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंसेस है मैं उससे यही कहना चाहूँगी, प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लाखों के हिसाब से बच्चे बैठते हैं लेकिन कुछ हज़ार बच्चे ही इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं। और दूसरी बात ये हो गई है कि जो अभी का हम ट्रेंड देख रहे हैं उसमें CSAT काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है, क्योंकि CSAT के जो क्वेश्चंस हैं पहले वो बिल्कुल हम देखते थे कि कन्वेंशनल सोर्सेज से आ रहे हैं या फिर कुछ जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ईजी भी पड़ता था, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये सबके लिए इक्वली टफ हो गया है। और अगर हम इसे थोड़ा सा भी इग्नोर करते हैं तो हमें एग्जामिनेशन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। बट मेरे एक्सपीरियंस से मैं यही कहना चाहूँगी कि UPSC बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा इसका डर हमने बना लिया है अपने दिमाग में। तो इसलिए किसी भी चीज़ से इतना भी ज़्यादा ना डरें कि उसे ना करें, लेकिन किसी भी चीज़ को इतना तुच्छ या इतना हल्का ना समझें कि हम उसे करें ही ना। तो एक बैलेंस हमें बना के रखना होगा कि हमारे हाथ में जो है हम वो करेंगे और जो चीज़ें एग्जामिनेशन हमसे पूछ रहा है हम उसका अच्छे से जवाब देंगे। अगर प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो स्टार्टिंग में मेरे पास भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैं सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में सोचती थी और बस टेस्ट सीरीज़ लगाने के बारे में सोचती थी। मैं ये नहीं देखती थी कि मुझे उससे क्या लाभ हो रहा है, कहाँ मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि मैंने अपने थर्ड अटैम्प्ट में जब प्रीलिम्स क्लियर किया तो यही पाया कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखें। कोई भी एक सब्जेक्ट जिसमें भी हम वीक हैं हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और CSAT को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। CSAT को हमेशा एक पर्याप्त मात्रा में टाइम दें। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर अगर आपने CSAT पहले से ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ है तो भी आप उसे क्लियर कर सकते हैं, बेशर्ते आपने 3 या 4 महीने की डेडिकेटेड स्टडी करी हो। CSAT में ख़ास तौर पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तो हमने सुबह पहले एक एग्ज़ाम लिखा हुआ होता है तो उसका भी हमारे ऊपर प्रेशर होता है, अगर अच्छा हुआ है तो भी और अगर बुरा हुआ है तो भी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि CSAT को या फिर UPSC में पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन को एक फ्रेश आई, फ्रेश माइंड के साथ आप देखें। CSAT भी आप कर सकते हैं। आप एक पूरी उसकी स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए, देखिए उसमें कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जो आपके अपने एरियाज़ हैं आप उसमें पारंगत होने का सोचिए। ये देखिए कि आप किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, किस में ज़्यादा वीक हैं। टाइम बाउंड मैनर में आप पेपर्स कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना दोस्त बना लीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी बेसिस पे आप अपनी तैयारी कीजिए। और पेपर 1 के लिए भी यही कहना चाहूँगी, हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है या फिर मेरे भी जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हम सब ने एक मिलकर कॉमन स्ट्रैटेजी बनाई कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। जितना भी हो सकता है उनको एनालाइज करेंगे और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि जो उनसे रिलेटेड थीम्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो बात रही प्रीलिम्स की, तो जो भी मेरी जर्नी रही है मैं उससे यही शेयर करना चाहती हूँ कि प्रीलिम्स को बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिए। प्रीलिम्स की डेडिकेटेडली 4-5 मंथ्स आप प्रिपरेशन कीजिए और साथ के साथ प्रिपरेशन के साथ आप परफॉर्मेंस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन अपनी जगह है लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने आप पे कितना विश्वास रखते हैं, जो भी आपने टिक मार्क लगाया है क्या उस पर आपको विश्वास है। तो अगर आपको खुद पर विश्वास होगा तभी आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही मुझे तीसरे अटेम्प्ट में मेंस लिखने का मौका मिला, मैंने सबसे पहले ये इंश्योर किया कि मेरे जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स हैं वो सब प्रिपेयर्ड हों, जो भी मेरा वैल्यू एडिड मटेरियल हो वो एक ही जगह पर हो, क्योंकि मेंस के टाइम पर हमें रोज़ के हिसाब से 2 एग्ज़ाम्स लिखने होते हैं तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है रिवीजन का। तो सबसे पहले यही कहूँगी कि जो भी आपके नोट्स हैं वो आप प्रिपेयर करके रखिए, और ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है कि आप उसे ऑफलाइन फॉर्मेट में रखना चाहते हैं या ऑनलाइन फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। ऑनलाइन फॉर्मेट में थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि आप उसे अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें ऑफलाइन एग्ज़ाम लिखना है तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और एक हैबिट बनी रहती है इतनी देर लिखने की, तो आप ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेंस के लिए जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है वो ये रही है कि मैं अपने टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर कर लूँ, उसके बाद उसे डेली बेसिस पर या मंथली मैगजीन्स की हेल्प लेकर अपडेट करती रहूँ। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसकी डिमांड को फुलफ़िल करने का ट्राई करूं। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से हर क्वेश्चन को पर्याप्त मात्रा में टाइम देते हुए एक क्वेश्चन पूरा करूं। और लास्टली, पेपर कंप्लीट करने पे हमेशा फोकस रखिए, क्योंकि मेंस में आप हर एक क्वेश्चन में अपने 1-1, 2-2 मार्क्स बढ़ाकर भी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। लास्ट अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट जिसमें मैंने मेंस लिखा था, इसमें डिफरेंस यही रहा कि इस बार मैंने अपने जो नोट्स थे वो सब एक जगह रखे हुए थे, तो मुझे रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा आसानी रही।
डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पहले मैं स्कैटर्ड मेरे नोट्स रहते थे, तो मैंने उनको एक जगह इस साल स्ट्रक्चराइज कर लिया था, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। इस बार मैंने मेंस में यही ट्राई किया कि जितने भी मेरे नोट्स हैं वो सब एक जगह इकट्ठे रहें, ताकि मुझे उनको लास्ट मिनट पे रिवीजन में आसानी रहे। और जितने भी मैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से रेफ़र कर रही थी उनको मैं अच्छे से रिवीजन कर रही थी। और टेस्ट सीरीज़ का मैंने बहुत अच्छे से पालन किया, टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट लिखे, कभी कभी तो दिन में 2-2 टेस्ट जैसे कि जो रियल एग्जामिनेशन होता है, ताकि मुझे टाइम मैनेजमेंट का अच्छे से आइडिया रहे। और जो भी मेरे टेस्ट से जो मार्क्स आ रहे थे मैं उन्हें एनालाइज़ कर रही थी, अपने वीक एरियाज़ अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को मैं देख रही थी। और टॉपर्स की जो नोटबुक्स हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। मेरी भी जो जर्नी की स्टार्टिंग रही वो मैंने अनुदीप दूरीशेट्टी सर की नोटबुक्स पढ़ के उनसे हेल्प लेते हुए अपनी जर्नी की स्टार्ट करी। उसके बाद फिर कुछ जो इस साल के टॉपर्स, जो लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं, इस फाइनल अटेम्प्ट में मैंने अपना ये किया कि जो लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं या उससे पहले के जो टॉपर्स हैं मैंने उनकी कॉपीज़ रेफ़र करी, उनका राइटिंग स्टाइल देखा और फिर उसको अपने हिसाब से अपने आंसर्स में ढाला। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि आप प्रीलिम्स से, जब आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो 3-4 मंथ्स की डेडिकेटेड प्रिपरेशन तो आपको करनी ही है। उससे पहले अगर आपको अपनी यात्रा आसान बनानी है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तो आप अपने सारे नोट्स एक जगह रख लीजिए। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, सबको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 3 महीने आंसर राइटिंग के लिए पर्याप्त होते हैं, लेकिन आप उस टाइम पे नया पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल महसूस करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें जीएस में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, एसए में भी लाने हैं और ऑप्शनल भी कवर करना है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप पहले से ही अपनी सारी स्ट्रैटेजी डिवाइस करके रखिए। अपने हिसाब से जो भी आप, जिन एरियाज़ में आप स्ट्रॉन्ग है उन्हें स्ट्रॉन्ग करते रहिए, जिन एरियाज़ में आप वीक हैं अगर आप कोई कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, नहीं तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनसे हेल्प लेके अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस कर सकते हैं। बस मेंस में हमें यही ध्यान रखना होता है कि हम कैसे टाइम मैनेज करते हैं, कैसे हम हर क्वेश्चन के हर पार्ट्स को एड्रेस करते हैं और कैसे हम अपना पेपर कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो थर्ड अटैम्प्ट में जब मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया तो उस टाइम पर हमारे पास 6 महीने थे, क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया था तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया था। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन यही रहती है कि हम खुद को जानें। यूपीएससी की जो जर्नी है वो सबसे पहले हमें एग्जामिनेशन को जानना है, उसके बाद हमें खुद को जानना है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में जितना हम खुद को जानेंगे, जितना हमारे बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा। लास्ट टाइम भी मैंने यही किया था कि अपनी एक नोटबुक बना ली थी, उसमें जितने भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सब मैं रिवाइज़ करती रही। करंट अफेयर्स का अपना एक अलग शेड्यूल बना लिया था, उस पर रिवाइज़ करती रही। और इस बार भी मेरी यही स्ट्रैटेजी रही कि मैं कैसे जितनी भी अपने आसपास घटनाएं हो रही हैं उनको कैसे रियल लाइफ से रिलेट करके रख पा रही हूँ, और कैसे जो भी मैंने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो मेंशन किया है मैं उससे कितना ज़्यादा ट्रू रह पा रही हूँ और कितना उनको डेली बेसिस पे अपडेट कर रही हूँ। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट से लेकर 6th अटैम्प्ट तक। और इस जर्नी में मेरे माता पिता, मेरी बहन और मेरे पूरे सारे परिवारजन, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबका बहुत ज़्यादा साथ रहा है। और आप सबसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, हरिवंश राय जी की एक कविता है नीड़ का निर्माण फिर, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे जब तूफ़ान आ जाता है तो चिड़ियाओं के घोंसले ख़राब हो जाते हैं, पर वो अपने घोंसले को खो चुकी होती है लेकिन उसको दोबारा बनाने की क्षमता वो रखती है। तो इसीलिए अगर आप भी अपने लाइफ में किसी भी फेज़ में डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्या पता वो आपका सिर्फ एक फ़ेज़ हो, लेकिन आपके आगे पूरी लाइफ रखी हुई है। तो इसलिए आप किसी भी चीज़ को लेकर घबराएं ना। जैसे कि कहा जाता है कि ये भी टाइम है, ये भी गुजर जाएगा, तो ऐसे ही ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, कभी भी खुद पर गिव अप ना कीजिए, क्योंकि जितने सपने आपने अपने लिए सजाए हैं, आपके आसपास लोगों ने, आपके माता पिता ने, आपके परिवारजनों ने भी आपके लिए देखे हैं। तो कभी कभी अगर हम हताश हो जाते हैं तो अपने लिए नहीं, बट उनके लिए अपने साथ रहिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए खड़े होइए। हमेशा यही सोचिए कि कितने सारे लोगों की उम्मीदें, कितने सारे लोगों की आशाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। इसी सोच के साथ और इसी जर्नी की कुछ लर्निंग्स के साथ मैं अपनी स्पीच को आज विराम देती हूँ। और थैंक यू जोश टॉक्स कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मैंने जोश टॉक्स से बहुत सारे लोगों की जर्नी देखी है, उनसे इंस्पायर हुई हूँ और बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि आज मुझे अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिला। सो थैंक यू सो मच। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं, हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास गाइडेंस पाने का जरिया नहीं है।
और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत ब्यूरोक्रेट्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानियां सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट्स सॉल्व करेंगी। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कोचिंग लें कि नहीं, कौन सी कोचिंग लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन से स्टडी मटेरियल्स यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ माफी हो सकती है। तो 2 कोचिंग्स और मान गई हैं, KSGIS और अनअकैडमी। अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे KSGIS और अनअकैडमी से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फोन आए तो मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली का पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।